नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। पिछले 4 दिनों से भारत में चीन को लेकर के जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार चीन कोशिश करता जा रहा है कि वो कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने रखे जिसको देख करके ऐसा लगे जैसे भारत कमजोर हो गया है, जैसे भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है। बस चीन ने ऐसा वीडियो सामने लाया नहीं कि कुछ लोग उस वीडियो के ऊपर लपक पड़े। और तो और राहुल गांधी ने ऐसे ही वीडियो को कहीं ना कहीं सच मानकर गलवान में चीनी झंडे को लेकर सवाल उठा दिया। लेकिन अब जो धाकड़ एक्सक्लूसिव में आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरें जो कि सीधे गलवान से हैं और चीन के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करती हैं। एक एक करके इन सारी तस्वीरों को देखिए। शुरुआती दौर में देखने में ऐसा लगता है कि भारतीय सेना के जवानों की ये कोई आम तस्वीर है जिसमें जवान हाथ में तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का सच ही चीन की साजिश की पोल पूरी तरीके से खोल देता है। हम आपको बता दें कि सेना के जवानों की ये तस्वीरें कोई आम या किसी ड्रिल की तस्वीरें नहीं हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 गलवान से आई इन तस्वीरों में भारतीय सेना के कम से कम 30 जवान नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ कुछ जवानों ने तिरंगे को थाम रखा है और भारतीय चेकपोस्ट के पास भी आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरों में जहां एक तरफ है चीन का वो झूठा वीडियो जिसको कई लोग भारत में ही सच मान करके बैठे हुए हैं। इस वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं है। चीन की तरफ से कुछ प्रोपेगेंडा हैंडल ने वीडियो जारी करके यह जताने की कोशिश की कि गलवान में चीन के सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि खुद चीन की सरकार ने भी यह वीडियो नहीं जारी किया है, कुछ प्रोपेगेंडा हैंडल्स ने किया है। और एक तरफ है गलवान की असली और सच्ची तस्वीर जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। यह तस्वीर 100% प्रमाणिक है। भारत सरकार के मंत्रियों ने भी इसे ट्वीट किया है। इस तस्वीर से साफ हो गया है कि चीन का वीडियो पूरी तरीके से फेक है, नकली है और प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ भी नहीं है। गलवान में, और ये कल भी हमने आपको बताया था, गलवान में इस वक्त भारी बर्फ जमा होती है। वो बर्फ जो आप तिरंगे की तस्वीर में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो चाइनीज झंडे की तस्वीर है उसमें देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि भरी दोपहर में और एक महिला जो कि यहां पे आपको दिखाई देगी वो तो कोई प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं पहनी हुई। सोचिए, जहां पर सब 0 टेम्परेचर होता है वहां पर बिना अपना सर ढके, बिना कोई टोपी पहने हुए, कोई गर्म टोपी पहने हुए वो महिला वहां पर चीन का एंथम गा रही है। क्योंकि गलवान के जिस हिस्से में चीनी कब्जा है वहां बर्फ और ज्यादा होनी चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बार बार यह पूछा जाता है कि हम अपनी सीमा में सेना के हाथ मजबूत करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। चीन इतना कुछ कर रहा है, कभी पुल बनाने की बात कर रहा है, कभी सड़क बनाने की बात कर रहा है, कभी ऐसा कह रहा है कि वहां हम पोटा केबिन बना दे रहे हैं। भारत अपने हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है? आप जो तस्वीरें देखेंगे उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि हाथ पर हाथ रख के कोई नहीं बैठा हुआ। जो राइफल हमारे सैनिक पकड़े हुए हैं उनको ध्यान से देखिए, उनको गौर से देखिए। ये अमेरिका में बनी हुई 6 और राइफल्स हैं। पहले इस इलाके में इंसास राइफल्स इस्तेमाल होती थी, एके इस्तेमाल होती थी। अब ये सबसे मॉडर्न राइफल्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करके हमारी जो चीन के साथ सटी हुई सीमा है उसमें जितनी भी हमारी टुकड़ियां हैं सेना की, उन सबको ये आधुनिक अमेरिकी 6 और राइफल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करके दिलवाई गई है। और 6 और खास क्यों है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मोटे बोर की राउंड्स फायर करती है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आप AK-47 से इसको कंपेयर करेंगे या फिर आप इसको इंसास से कंपेयर करेंगे तो इसकी रेंज काफी ज्यादा है। और हाई ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो हमने कुछ जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड में हैं जो कि अभी तक इंसास इस्तेमाल करते थे वो बताते थे कभी कभी ऐसा होता है, और इंसास भारत में बनी हुई है, पर कभी कभी होता है कि जो रोक पड़ जाती है। तो कहते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इंसास अचानक उसमें रोक पड़ जाता है और सिग में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट जो मैंने कुछ ही महीने पहले ऐसे ही एक फॉरवर्ड एरिया से जो कि भारत चीन की सीमा पर है, जहां पे हमारी सेना तैनात है, ऐसी ही एक टुकड़ी के साथ इन्हीं राइफल्स के साथ ये रिपोर्ट फाइल की थी। पहले देखिए उसका एक हिस्सा। भैया ये बताइए कि ये क्या वेपन है? ये 7.62 mm सिग और
असल्ट राइफल है। यह यूएस के द्वारा बनाया हुआ हथियार है। इसका रेंज 500 मीटर है। यह इंसास राइफल और AK-47 की बनस्पत इसका रेंज लंबा होने के कारण हम LOC या LAC पर दुश्मन को लंबे रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। पहले के मुकाबले ऐसे एरियाज में आपको क्या फायदा होता है? पहले के मुकाबले कैसे ये बेहतर है? इसका जो मजल वेलोसिटी है वो काफ़ी है और इसकी जो अम्नेशन की फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही इस हथियार में एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इस हथियार में हमें काफ़ी कुछ अलग दिया गया है, जैसे कि मैगजीन कैच दोनों तरफ और चेंज लीवर की पोजीशन भी दोनों तरफ दी गई है, जिसके कारण एक फायरर चाहे वो बाएं कंधे वाला फायरर हो या दाहिने कंधे वाला फायरर है वो आसानी से कार्रवाई कर सकता है। तो एक बात साफ हो जाती है कि चाइना लगातार एक जिसको साइऑप्स वॉर कहते हैं वो भारत के खिलाफ लड़ रहा है और ये जो वीडियो हैं, ये तस्वीरें हैं, उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है। ऐसा क्यों करता है चाइना? इससे क्या हासिल करना चाहता है? मेरे साथ धाकड़ एक्सक्लूसिव में कुछ ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो कि चाइना को बहुत करीब से देख चुके हैं, चाइना की हर हरकत को बहुत करीब से जांच भी चुके हैं। विष्णु प्रकाश जी फॉर्मर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ है और प्रोफेसर स्वरण सिंह डिप्लोमेसी और डिसआर्मामेंट पे काम करते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU में। विष्णु प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि इस वक्त चाइना ये क्यों कर रहा है? इस वक्त के टाइमिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? पद्मजा जी नमस्ते। इस वक्त टाइमिंग पे बात करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि जो चाइना ने शांति भंग की थी ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख में, जो गलवान का में रक्तपात किया था, वो क्यों किया, उसकी क्या कीमत अदा की। उन्होंने भारत के साथ 35 साल की संधियों को बर्बाद कर दिया, जो हमारा विश्वास था उसको तोड़ दिया और भारत को खो दिया एक तरह से। तो इतनी बड़ी कीमत किस लिए अदा की उन्होंने? ये कीमत इसलिए तो नहीं अदा की कि वो बॉर्डर पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। वो चाह रहे थे भारत को मैसेज देना कि हम एक नए हेगेमन हैं और हमारी जो डोमिनेंस है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये इनका मंसूबा था, पर वो मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। पर ये हटेंगे नहीं, क्योंकि इनमें भारत के लिए बिनाइन नहीं है। ये भारत को एक तरह से एम्बेरस करना चाहते हैं और ये लगातार ये प्रयत्न करते रहेंगे। और जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो साई वॉरफेयर है, वो चीन की वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं तो चीन में पोस्टेड रहा हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो चीन की सारी सरकार है, जो चाहे अंदरूनी मामलों में चाहे बाहर के मामलों में, गलत और सत्य में कोई अंतर नहीं है। और इनकी जो मीडिया है वो एक तरह से सरकार का अंग है जो कि उसको प्रमोट करता है। और ये साई वॉरफेयर का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन के साथ अभी भी प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, और वो भारतीय सरकार की बात मानने की बजाय जो चीन के मनगढ़ंत कहानियां होती हैं उसको उड़ाते हैं। तो इसके कई कारण हैं। इसमें एक तो इंटरनल, जो चीन के लोगों को दिखाना कि पार्टी बहुत मजबूत है, पर भारत में समस्या पैदा करना, भारत के लोगों में अशांति पैदा करना, ये सारा इनका कारण है और ये करते रहेंगे, क्योंकि हमको सतर्क रहना पड़ेगा और उनका जवाब देना पड़ेगा। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आप टाइमिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि 1 जनवरी को जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ थी नई चाइना की, वो भी इन इफेक्ट आ गई है। क्या आपको लगता है वो एक वजह हो सकती है, या फिर एक बहुत दिलचस्प आज आर्टिकल आया है ग्लोबल टाइम्स में जहां पर चाइना ने कहा है कि डिस्पाइट US इंडिया 2+2 डायलॉग, द रिलेशनशिप विल नॉट गो टू डीप। क्या भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई करीबी से भी चाइना बौखला करके अपने देश के लोगों को बताना चाहता है कि देखिए, भारत चाहे जितना हाथ पैर मार ले, इस इलाके में सबसे बड़ा देश और सबसे शक्तिशाली देश हम ही हैं? ये मेरे लिए सवाल है। जी प्रोफेसर साहब।
पद्मजा देखिए, पद्मजा ये जी, चीन का गो अहेड प्रोफेसर स्वरण सिंह। थैंक यू एम्बेसडर। जो चीन का ये पूरा साल का जो शेड्यूल होता है पद्मजा, वो जनवरी से दिसंबर में होता है, और जनवरी में चाहे वो वित्तीय वर्ष हो या बहुत से पॉलिटिकल इनिशिएटिव भी वो नए साल से शुरू करते हैं चीन में। आपने देखा होगा कि उन्होंने सीमा पर एक नया लॉ पास किया है जो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों को नए नाम दिए हैं साल के अंत में, और साल के शुरुआत में 2 या 3 बड़ी भाषण जो है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। तो नए साल की शुरुआत में क्या करना है देश को आगे बढ़कर, इसकी कुछ सोच इस तरह से चीन में बनती है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में चीन, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, कुछ पहले 1 साल तक हमने सुना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, अब उसी डिप्लोमेसी में वो इन्फ्लुएंसर्स को चीन बड़े जोर शोर से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए जैसे आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि ये कोई औपचारिक तौर पर ऑफिशियल स्तर पर टिप्पणी नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि इस तरह के वीडियो पहले चाहते थे, पर मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से और लगातार इस तरह की चीजें होती रहेगी, और हमें ध्यान देना होगा। चीन की समस्या सबसे बड़ी ये है पद्मजा कि वो उसकी जो बहुत अच्छे से साबित हुई रणनीति है कि वो धीमे धीमे परोक्ष रूप से अपने आधिपत्य को आगे बढ़ाता है पड़ोसी देशों के साथ, वो भारत के साथ वो रणनीति चल नहीं रही। तो भारत सबसे बड़ी शक्तिशाली पड़ोसी होते हुए उसकी सेना जो है वो अब देखें ऑलमोस्ट 2 साल से अब खड़ी है वहां। यदि चीन 60,000 सैनिक वहां अग्रिम इलाकों में डिप्लॉय करता है तो भारत भी उसी तरह सेना को डिप्लॉय करता है। सबसे बड़ी चिंता, जैसे आपने अभी कहा, चीन को तब होती है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते करीबी होने शुरू हो जाते हैं। आपने जिस राइफल का जिक्र किया जो भारतीय सेना को आज मुहैया हुई है, वो अमेरिका से आई है। चीन को केवल रूस को छोड़कर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह के उपकरण उपलब्ध नहीं है, जबकि भारत को पूरा विश्व जो है, खासकर जितने भी पश्चिमी देश हैं, वो सारा हमें रक्षा उपकरण देने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए हमारी तैयारी एक तरह से चिंता का विषय है चीन को। तो इसीलिए उनकी रणनीति अब ये है कि अलग अलग तरह से, एक तो ये लगातार अग्रिम इलाकों में किस तरह से सेना को बड़ी तादाद में और बड़े बड़े उपकरणों के साथ वहां तैनात रखा जा सके। तो एक दूसरे को थकाने की एक बात है, कोशिश है कि जो पहले थकेगा वो पहले कुछ कंसेशन देने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साई वॉरफेयर चीन का हमेशा से बना रहा है। केवल उसके जो तत्व हैं, उसके जो तरीके हैं, वो बदलते हुए नजर आते हैं। तो जैसे आपने पिछले 2 साल में वुल्फ वॉरियर की कहानी सुनी, अब ये इन्फ्लुएंसर्स की कहानी सामने आ रही है। तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को कुछ ये प्रभावित करने वाले हैं। सेना ने आधिकारिक तौर पर अपनी तरफ से कहा है कि कोई भी मौलिक रूप में जमीन पे कोई फर्क नहीं हुआ है, जैसे है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी सेना, चाहे चीन की हो या भारत की, उसने कुछ यूनिलैटरल मूवमेंट किया हो सीमा पर। तो ये इस तरह की चीजें आती रहेंगी, हमें तैयार रहना होगा उसके लिए। जी बिल्कुल। पर जनरल मैस्टन, क्योंकि आप खुद सेना में रहे हैं, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि हम जिन रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जब ये जो पूरा प्रोपेगेंडा वॉर होता है वो ज्यादातर जब बातचीत की बात आती है, जब अभी भी हम लोग बॉर्डर टॉक्स कर रहे हैं, 13 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, अगला राउंड जल्दी होने वाला है, उस वक्त अचानक ऐसे वीडियो सामने आने शुरू हो जाते हैं। क्या उसमें जो नेगोशिएशन होते हैं, और ये मिलिट्री नेगोशिएशन होते हैं, इसमें क्या भारत का हाथ कमजोर होता है अगर भारत के अंदर ही सवाल उठाए जाने लगे सरकार के ऊपर या फिर सेना के ऊपर? पद्माजा, जो आपने ये सवाल पूछा है, मेरा इस पे सोच विचार ये है कि मैंने जो चाइनीज के साथ कई बॉर्डर्स पे नौकरी की है, और जब मैं अपनी ब्रिगेड कमांड कर रहा था नथुला में, आपको पता है नथुला में भी काफी चीजें हुई है जिसमें डोलम प्लेटो शामिल था। मैंने एक चीज देखी थी, ये जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, और जो आपने अभी पूछा है कि बातचीत में क्या हमारा, अगर ये सब चीजें होती हैं तो क्या हमें थोड़ा फर्क पड़ता है, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बोलूंगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ LAC है, और वो कई सालों से हैं, ये अभी नहीं बने हैं, और उसमें दोनों तरफ से पेट्रोल्स जाते हैं,
और कई बार वो पेट्रोल्स आपस में मिल जाते हैं तो वहां क्लैश होता है, और ये आपको पता है ये क्या क्या वहां पर ग्राउंड पे हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, और जैसे अभी कोर कमांडर्स की 14th राउंड टॉक्स होंगी, ये पूरी सोची कार्रवाई होती है। इसमें ऑन द स्पॉट हम लोग कुछ नहीं एकदम डिसाइड करके बोलते हैं। पूरा हमारे फ्लैग मीटिंग के सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या बोलना है, और ये मेरे लेवल पे या कोर कमांडर लेवल पे नहीं है, ये प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव होते हैं। हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सोच समझ के बोला जाता है। फिर कई बार कंटेंशियस इश्यूज आ जाते हैं, और वहां दोनों साइड में सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है, जो होता है फ्लैग मीटिंग कमांडर। जैसे नथुला में मैं ब्रिगेड कमांडर था, तो यहाँ पर जो अभी मीटिंग होगी इसमें हमारे 14 कोर कमांडर होंगे, उनके पास पूरा अधिकार है। और दोनों पार्टीज, दोनों साइड्स अपनी जब मीटिंग्स करते हैं तो अपना ग्राउंड और जो मैं बोलता हूँ स्टांस बहुत फर्म देते हैं। और खासकर इंडियन साइड जितना भी मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं ये खुद बीपीएम डेलीगेशन लीडर था, हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। और ये सारी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट और एमओडी तक जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये इससे हमारी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि कुछ उन्होंने हरकत कर दी या कुछ हमने कर दिया। ये परसेप्शन, डिफरेंट परसेप्शंस रहेंगे एलएसी में। और मैं एक चीज अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी हमारे जनता को पता होना चाहिए कि एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति क्या है। देखिए, एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति ये है कि दोनों तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और मैं आज बोलना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम बहुत पहले से कर रहे थे। आज आपको पता होना चाहिए कि पूरे एलएसी, पूरे चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, हमारे इंडियन आर्मी के डिफेंसेस बने हुए हैं, बंकर्स बने हुए हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टियर तक डिफेंसेस है, जिसमें फर्स्ट टियर में 100% डिफेंसेस बने हैं। चाइनीज साइड में कोई डिफेंस मैंने नहीं देखे थे। जब मैं नथुला में भी था, सिर्फ 2-3 पोस्ट में थे, उनकी डिप्लॉयमेंट बेहद कम है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप सवाल है, हाँ, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इनका रोड नेटवर्क बेटर था, और हमारा रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। और हम ऑल्टरनेट रूट्स हर जगह देख रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, डीबीओ, जहाँ पर ये गलवान वैली के थ्रू, जिसको हम श्योक दरबोक एक्सेस बोलते हैं, जो एक पुराने जमाने में ये सिल्क रूट एक्सेस था, बहुत पुराने जमाने में, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा में जी। तो इस जो रोड बन रही है और तकरीबन बन चुकी है, उसमें हमारा ट्रैफिक चल रहा है अभी। ये रोड लड़ाई के दौरान अगर लड़ाई होती है तो इंटरसेक्शन हो सकता है, क्योंकि चाइनीज के मार्ग से काफी नजदीक है। इसीलिए भारत सरकार को अभी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी एक और अलाइनमेंट है, वो मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा कौन सी अलाइनमेंट है, दूसरे तरीके से एक अलाइनमेंट है, उस पर टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई में अभी डीबीओ के लिए, सस्टेनेंस के लिए ये वाली रोड बहुत ही नियत ही जरूरी है। और चाइनीज का पूरा इरादा है, देखिए ये गलवान में क्यों हुआ, उनको पता है ये रोड हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, और लड़ाई में ये इंटरडिक्शन होगी इस रोड में, पक्का करेगा वो। ये लंबी रोड है, तकरीबन 213 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसीलिए हमको दूसरा एक्सेस पे बहुत अभी टॉप प्रायोरिटी में देना पड़ेगा। क्योंकि डीबीओ की वल्नरेबिलिटी वो हो जाती है, नहीं तो यहाँ से कट ऑफ अगर हो गई तो वो एक्सेस ही हमारे लिए सस्टेन करेगा। और वो एक्सेस आज की तारीख में म्यूल्स, ये आपने बेहद अहम चीज बताई है जनरल नेस्टन, क्योंकि कई बार, सॉरी, आपने क्या पूछा? जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं कि चाइनीज अपनी सीमा के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेशक बना रहे हैं, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो सितंबर के महीने से 2020 से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पर यह बात नहीं बताई जाती है कि हम अपने साइड में कितना डेवलपमेंट करा रहे हैं। भले से वो बीआरओ सड़क बना रही हो, या फिर ब्रिजेस बना रही हो, या फिर वहां पर क्लोथिंग दी जा रही हो, जिन राइफल्स की हमने बात की वो नई राइफल्स दी जा रही हैं। क्या ये भी एक फैक्टर है एम्बेसडर प्रकाश, क्योंकि जो ऑनलाइन एंटी चाइना ऑनलाइन कंटेंट है, इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद, इतने टाइट कंट्रोल होने के बावजूद चीन में, उसके बावजूद एंटी चाइना कंटेंट करीब करीब 40% बढ़ा है। क्या एक वजह चाइना के अग्रेसिव होने की यह भी है कि खुद उनको घर के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है? पद्मजा, मैं ये नहीं मानता कि उनको घर के अंदर नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए उनका इंफॉर्मेशन कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। चीन और भारत में फर्क ये है कि हम अपने ही अपना नुकसान करते हैं, हम एक तरह से ओपोनेंट को असला देते हैं। चीन में ये सब कुछ नहीं है।
चीन में अगर, और शी जिनपिंग के जमाने में कंट्रोल इतना भारी है कि जो थोड़ा बहुत बातचीत होती थी वो भी खत्म हो गई है, और पूरा नियंत्रण है। जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो वही कहते हैं जो कि चीनी सरकार चाहती है। तो ये जो जैसे झंडे की बात है या और चीजें, ये इसलिए भी की जाती हैं कि जो चीनी लोग हैं उनको दिखाया जाए कि सरकार कितनी स्ट्रांग है, क्या काम करती है। पर मैं थोड़ा सा इससे हटके भी बात करना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये साइबर वॉरफेयर क्यों हो रही है। जो विशेषज्ञ हैं वो सब जानते हैं कि ये झूठ है, आर्मी वाले जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पर पब्लिक परसेप्शन पे पद्मजा फर्क पड़ता है। क्योंकि जो इस वॉरफेयर में नैरेटिव है, अगर एक झूठ को आप 100 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ लोगों को लगता है कि वो झूठ में कोई तथ्य जरूर होना चाहिए, और वो एक बात है जो हम प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जैसे बेतुका आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स में हो या कहीं हो तो हम उसका खंडन करें, पर ये जरूरी है कि हम अपना पक्ष समय समय पर रखते रहें, ताकि जो सत्य का सत्य, झूठ का झूठ सामने आए। नैरेटिव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये कोशिश लगातार रहनी चाहिए, ये मैं समझता हूं। बेशक, और तथ्य हमेशा सामने रखे जाने चाहिए, पर जब राजनीति भी इसमें शामिल हो जाती है तो तथ्य शायद मैटर नहीं करते हैं और राजनीति ज्यादा बड़ी हो जाती है, और शायद इसकी वजह से हम चाइना का हाथ भी एक तरीके से मजबूत कर देते हैं इस प्रोपेगेंडा वॉर में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमें बताने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी, और एक ऐसी खबर जो कि सबको शर्मसार कर देगी। ऐसे देश में जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहां कुछ लोगों ने एक ऐसा ऐप बनाया जहां ऑनलाइन महिलाओं की नीलामी की जाती थी। उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया से निकाल करके उनके बारे में भद्दी भद्दी चीजें लिखी जाती थी। आखिरकार जब इस केस में पुलिस के पास जाकर के शिकायत दर्ज हुई, कई जगहों पर इन महिलाओं ने, जिनका नाम इस ऐप पर लिया गया, ये सब मुस्लिम महिलाएं हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल रात 21 साल के इंजीनियरिंग के एक छात्र को पूछताछ के लिए बेंगलुरु से उठाया और आज उसकी गिरफ्तारी की गई। ये 21 साल का इंजीनियरिंग का छात्र है, और इसी से जो जानकारी मिली उसके बाद एक महिला की भी गिरफ्तारी की गई है जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस ने ऐसा बताया है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो 21 साल का एक शख्स जिसकी मुंबई पुलिस साइबर सेल ने पहले गिरफ्तारी की, इस शख्स का नाम विशाल कुमार बताया जा रहा है, और एक महिला जिसको उत्तराखंड से अभी हिरासत में लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। क्या थी इनकी ये ऐप बनाने की वजह, क्या था इनका मकसद, अभी पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। बट पुलिस ये बता रही है कि ये दोनों लोग जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, एक में से जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल जी, अच्छी बात यह है कि कम से कम इसमें गिरफ्तारी शुरू हुई है। सबसे पहले यह बताइए, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे आपको पता कि कल को आप भी ऐसे किसी ऐप का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि ये इंटरनेट एक अथाह महासागर हो और मैं सुरक्षित हूं। मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूं। और अगर हम एक प्रिजम्पशन से शुरू करें कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो काफी हद तक हम एक पहला कदम ले पाएंगे। दूसरी बात, आपको आभास होना पड़ेगा कि आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया भर में एक नई क्रांति चल रही है। मैं उसे उल्टी की क्रांति बोलता हूं, द ग्रेट वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के अपने डेटा की वॉमिटिंग उल्टी कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो। तो उससे आपको सीख लेनी है कि आपने भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि सारे लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप अपनी चीजें प्रकाशित कर रहे हैं। आपने प्रकाशित नहीं करनी है। आपको जो कुछ भी प्रकाशित करना है, नीड टू नो बेसिस पर प्रकाशित करना है।
अगर आप अपनी कम तस्वीरें प्रकाशित करेंगे, कम पर्सनल डिटेल्स आपके बाहर होंगे, तो संभावित तौर पर उसके शोषण होने की संभावना कम होगी। तीसरी बात, अगर आपको पता लग जाए कि इस तरह का कोई ऐप आया है और उसमें आपकी अश्लील तरह की तस्वीरें बनाई जा रही हैं या आर्टिफिशियली मॉफ्ड तस्वीरों को प्रकाशित किया जा रहा है, तो आपने चुप नहीं बैठना है, उसको रिपोर्टिंग करनी है। केंद्रीय सरकार ने एक पोर्टल दे रखा है cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 155260, वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो कंसर्न वेबसाइट है उसके ग्रीवेंस ऑफिसर को अब आईटी रूल्स 2021 के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि ये अश्लील कंटेंट मेरे बारे में प्रकाशित किया है, कृपया आप इसे 24 घंटों में हटाएं। और आईटी रूल्स पवन दुग्गल साहब, ये बताइए कि सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये आती है, जो ये एक पिछली बार 2021 में एक और घिनौना एक ऐसा ऐप बनाया गया था सुल्ली डील करके, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद बकायदा शिकायत भी की गई। उसके बाद मामला वहीं का वहीं रह गया। सबने कहा कि अरे देखिए ये जिटहब जो है, जो कि ये ऐप बनाते हैं, ये तो हमें कुछ जानकारी नहीं दे रहे। उसमें लोग क्या करें, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, या तो हम खुद अपने कागजों में उलझना चाहते हैं या हम इफेक्टिव कार्रवाई करना चाहते हैं। अब निर्णय हमें लेना है। अब ये कह देना, देखिए गिटहब तो कहेगा कि मैं अमेरिकी कंपनी हूं, मैं आपको नई इंफॉर्मेशन देता हूं, आप नॉर्मल लीगल रूट से आइए। रूट क्या कहता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के रूट से आइए, आप यहाँ से पहले इजाजत दीजिए, मंत्रालय इजाजत देगा, फिर उस कंट्री के गृह मंत्रालय के पास बात पहुंचेगी, फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पर पहुंचेगी, फिर कोर्ट पर पहुंचेगी। तो बाय द टाइम हमें जानकारी मिलेगी कई साल लग जाएंगे, उतना समय हमारे पास है नहीं। जब आईटी रूल्स 2021 आपको कहते हैं कि साहब कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत में मौजूद हो या ना हो, अगर उनकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पर उपलब्ध हैं, तो वो दायित्व उनका बन जाता है कि वो आईटी रूल्स के प्रावधानों का पालन करें। और अगर वो ना करें तो रूल 7 कहता है उन पर आप मुकदमा दर्ज करिए, भारतीय दंड संहिता में, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। तो पहली बात कि हम ये कागजी कार्रवाई वाले रास्ते में ना जाए, हम सबसे पहले इनके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करें, एफआईआर दर्ज करें और उनको एक मैसेज दे दें कि साहब आप इंडिया जैसी इतनी विशाल मार्केट को इतना लाइटली मत ले लीजिए, क्योंकि अब हमने आपके बरखिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इसका असर आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर और पोटेंशियल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पर भी पड़ सकते हैं। तो ये बात करनी जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि चलिए हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो खुद ही हम अपना समय काट रहे हैं। लस्सी में जितना ज्यादा पानी बढ़ा लीजिए, लस्सी बढ़ती जाती है। तो सवाल हमारा ये नहीं है कि हमने लस्सी बढ़ानी है, सवाल ये बताइए पवन दुग्गल जी, बिल्कुल पवन दुग्गल जी, ये जिटहब है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग इसको जानते भी नहीं है। हम फेसबुक ज्यादातर जानते हैं, ट्विटर भी अब लोग समझ गए हैं इंडिया में, पर ये जिटहब चीज क्या है और इसका इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं? जिटहब एक प्लेटफॉर्म है। एक बार आप प्लेटफॉर्म आप दे दें तो एक मार्केट प्लेस बन जाती है। तब आप विभिन्न प्रकार के लोग आ सकते हैं, वहां पर अपने प्रकार की एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जिटहब पर जाते हैं तो आपके पास क्षमताएं हैं कि आप अपने द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप को बना के जिटहब पर होस्ट करा सकते हैं और अपने जो मोबाइल ऐप की सेवाएं हैं वो उपभोक्ताओं को तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, अमेरिकी कंपनी उसको चलाती है और उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। हाँ, आपने उसका नाम नहीं सुना, वो सुना क्योंकि ये टेक्निकल कम्युनिटी में ज्यादा परिचित होते हैं। ये जो नॉर्मल उपभोक्ता होते हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी पाते नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म होते हैं। इसको लेकर के इतनी जानकारी नहीं है और सवाल बड़े सारे हैं। एक जल्दी से आपसे सवाल और पूछना चाहती हूँ कि ये लोग ये करते क्यों हैं? ये सब जो नीलामी वगैरह की बात, क्या लोग इससे पैसे कमाते हैं? देखिए, आज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और ये वॉरफेयर के अलग अवतार है। एक अवतार तो ये है कि आप कहीं ना कहीं व्यक्ति की पीठ तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ दीजिए? उसे बता करके हमने तुम्हें एक मूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया है और तुम्हारी ऑक्शन लगा दी है, तुम्हारे लिए प्राइस लगा दिया है। जब आप इस तरह की घिनौनी घटना करते हैं तब कहीं ना कहीं आप जो मनोबल है विक्टिम टारगेट का, उसको आप अटैक करते हैं। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं जो महिलाओं की इज्जत होती है, सम्मान होती है, उसको आप नेगेटिवली प्रेजुडिशियली इंपैक्ट करने का प्रयास करते हैं। और तीसरी बात, आप जो सांप्रदायिक सद्भावना होती है उसमें भी छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया कि तमाम सारी महिलाओं को
के बारे में आपने बोली लगानी शुरू कर दी है। आपने एक पर्टिकुलर समुदाय को लिया, उस समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते हुए किया, इसलिए जानबूझ के, ताकि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में गड़बड़ मचे। जो पब्लिक और ऑर्डर है, बेहद नीच हरकत है कि किसी के साथ भी, महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत की जाए। अच्छी बात यह है कि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पवन दुग्गल जी, सारी जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवाल पब्लिक का।